May I come in, sir? Come in, please. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good. Sit down. Okay, so medium of interview bilingual. Yes, sir. आप अपने नाम, कास्ट और जहाँ से हैं उसको ना बताते हुए, छुपाते हुए, just suppose your code number is 1090. Now this is your identity. Introduce yourself to the board, जिस पे हम लोग कंटिन्यू करें आपका इंटरव्यू। सर, मेरा कोड जो है वो 1090 है। वैसे तो मेरा जन्म जो है वो बरेली में हुआ है, लेकिन मेरे पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण मेरी स्कूलिंग जो है वो अलग अलग जगहों से हुई है। मैंने अपनी फाइनली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से करी है। और मेरी जो रुचियाँ हैं वो कभी कभी खाना बनाना, टीवी सीरीज़ देखना और जॉगिंग करना है। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ। इस जर्नी ऑफ जो लाइफ है आपकी, जो आपने बताया ऑप्टिमिस्टिक हैं, कुछ इंटरेस्ट भी बताया आपने, एमकॉम किया आपने हंसराज कॉलेज से, ड्यू जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने सीखी और बोर्ड को बतानी चाहिए, जो अचीवमेंट लगी हो, कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं आपको सही में कुछ ऐसी बात जो शेयर करनी चाहिए, कोई भी अपनी जर्नी ऑफ लाइफ में कोई ऐसी बात है जो आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे बोर्ड से? स्टूडेंट लाइफ हो सकती है। सर, एक छोटा सा इंसिडेंट है जो बहुत छोटी थी मैं उस वक्त, शायद मैं 8th या 9th क्लास में रही होंगी। तो उधर एक, जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, ट्रांसफरेबल जॉब है, तो वो लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो कभी कोई लोग उनसे जब मिलने आते हैं और जब उनका कोई काम हो जाता है तो वो जो सेटिस्फैक्शन मेरे फादर के चेहरे पे मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लोगों की मदद करने में सच में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। और मैंने यही चीज़ उनसे सीखी है। मैं अपना जितना हो सकता है, जितना मेरे से बन सकता है, मैं लोगों की मदद करती हूँ और सर मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो आपने 2017 में जब एमकॉम कर लिया, उसके बाद से क्या कर रही हैं आप? सर, मैं इसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे अभी आपसे पहले एक लड़की आई, वो जस्ट ग्रेजुएट थी और चूंकि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और उसने उसी समय से तैयारी की, उसका पहला अटेम्प्ट था, वो इंटरव्यू में आई थी। आपने जब शुरू से ही फादर को देखा और आपके मन में पब्लिक सर्विस के लिए था, तो आपने हायर एजुकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों किया और लेट तैयारी क्यों की? सर, इसका रीज़न ये है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो 2017 में ही बन रहा था। 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, तो मुझे लग रहा कि 2 साल मैं अपना क्यों खाली करूं, ठीक है मैं एक डिग्री ही ले लेती हूं, बस सर इसका ये रीज़न था। चूँकि एमकॉम किया है, ड्यू से किया है। यस सर। पहले तो एक प्रश्न ये बताइए कि ये शिक्षा जो आपने ग्रहण की है एमकॉम, ये कैसे हेल्प करने वाली है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में? सर, कॉमर्स में सिर्फ हमें अकाउंटेंसी या फिर मैथ्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, और भी सारी चीज़ें, जैसे सर हमारा इसमें हमें इकोनॉमिक्स के बारे में भी काफ़ी जानकारी दी जाती है। तो सर अगर जैसे कोई आर्थिक व्यवस्था अगर सुधारनी होगी कहीं पे उस चीज़ की, तो वो सर वहाँ पे मुझे ये शिक्षा हेल्प करेगी। जैसे मान लीजिए आप एसडीएम हो गई, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है? अगर आप एसडीएम पोस्टेड हैं, एक योजना आई जो गरीबों के कल्याण के लिए है, गरीबी और बेरोजगारी से मतलब एक सोशियो इकोनॉमिक काज के लिए है, सरकार ये योजना लागू करना चाहती है और आप सब डिवीज़न में आप ही ऑफिसर हैं। यस सर। तो आप इस नॉलेज का उपयोग करके कैसे उस योजना को ऐसे लागू करेंगी कि 100% बेनिफिशियरीज के पास पहुंचे? सर, पहले तो ये देखा जाएगा कि सर हमारे क्षेत्र में सर जनसंख्या सबसे पहले की क्या जनसंख्या है, कितने वर्ग को इसकी ज़रूरत है, कौन बेनिफिशरी है, उस अकॉर्डिंग सर उस योजना को लागू किया जाएगा सर। और कोई बात? ठीक है, जनसंख्या हो गई, और भी बातें कैसे? जैसे मान लीजिए मनरेगा जैसी कोई स्कीम है, फाइनेंस। यस, दैट इज ऑलवेज टर्म फाइनेंस। अच्छा, अभी हम लोग जब बात करते हैं तो जनरल उसमें कभी ट्रेड बोल देते हैं, कभी कॉमर्स बोल देते हैं। क्या अंतर है ट्रेड और कॉमर्स में? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, रियली सॉरी। अच्छा, अभी इकोनॉमी फ्रंट पे अगर देखें, आपने बताया भी आप पढ़ते हैं, इस बार का बजट देखा था आपने? यस सर, देखा था। इस बार के बजट में महिलाओं के लिए स्पेशल क्या था? सॉरी सर। अच्छा, कभी कभी हम लोग जैसे पिछले साल हमने कलर ही इकोनॉमिक सर्वे का पिंक कर दिया और बताया कि जो है हम महिलाओं के लिए जाना चाहते हैं, और इसी तरह की बातें जो है हर साल हम कुछ ना कुछ बजट में स्पेशल ला रहे हैं। इसके बावजूद जो जेंडर गैप है, अभी WEF की जो रिपोर्ट आई जेंडर गैप पे, वो बहुत अच्छी नहीं है भारत के लिए, भले ही हम 4 स्थान ऊपर हैं। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद
75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हम एक तरफ डेवलप्ड नेशन की बात करने वाले हैं, लेकिन ये गैप क्यों हम कम नहीं कर पा रहे हैं? सर ये गैप ना कम करने का कारण, मुख्य कारण सर ये है कि हमारी जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं हमारे देश की, वो एम्पावर ही नहीं है। और सर उसका मुख्य कारण ये है कि ग्रास रूट लेवल पे उनको किसी ज़्यादा जानकारी नहीं है। आज भी हमारे समाज में जो मेल जो लोग होते हैं उनकी जो डोमिनेंस है वो थोड़ी ज़्यादा है, और वो अभी भी उसी काफ़ी सारे जो घर परिवार होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती है। उनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है, शिक्षा करने का काफ़ी महिलाओं को जो है मौका ही नहीं दिया जाता है, जिस कारण से हमारी जो महिलाएं हैं वो थोड़ा पीछे रह गई हैं पुरुषों के मुताबिक। तो प्रयास लगातार चल रहे हैं बहुत सारी। आप बता सकती हैं भारत सरकार की 2 नीतियाँ, कम से कम 2 प्रोग्राम जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हों? सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड सर इंद्रधनुष स्कीम, उसमें भी महिलाओं के लिए इनडायरेक्टली हो। यस सर, इनडायरेक्टली। अच्छा ये बताइए कि अभी जो इकोनॉमी है हमारी, तो कई सारे, कभी बोलता है के शेप्ड है, कोई कहता है वी शेप्ड इकोनॉमी है ना? यस। तो अभी सर्वे में ये बात आई, तो ये के शेप्ड रिकवरी और वी शेप्ड, ये क्या मतलब है इनका, के और वी? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, के शेड इकोनॉमी जो है वो, जैसे हमारी इकोनॉमी लॉकडाउन के समय पे काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई थी, तो जब हमारी लॉकडाउन जब ये खुला तो ये इकोनॉमी जो है वो काफ़ी तेज़ी से रिकवर करी। इस वजह से हमारी इकोनॉमी को के शेप इकोनॉमी का करार दिया गया है। और वी शेप्ड क्या है? सर वी शेप भी, वी शेप्ड यही है जो आप बता रही थी। अच्छा अभी ग्लोबल जो पूरा इकोनॉमी सिनेरियो है, कहीं ना कहीं कोरोना के बाद हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन रशिया यूक्रेन, यस सर, तो पूरा जो सप्लाई चेन है वो बाधित है। यस सर। इसको लेकर हर देश जो है प्रभावित है। 3 पॉइंट बस मैं चाहता हूं कि भारत पर आप क्या देख रहे हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है पोस्ट कोरोना के साथ साथ चलते हुए, और रशिया यूक्रेन वार का जो हमें निगेटिव रूप से प्रभावित कर रहा है? सर सबसे पहला तो इन्फ्लेशन सर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अभी हमारा इन्फ्लेशन जो है 15.5% है। सर दूसरा, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, और क्रूड ऑयल सर एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और सर जो प्राइसेस, जो बेसिक नीड्स की जो प्राइसेस है वो भी सर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा जैसे अभी रुपए की कीमत क्या है डॉलर? सर 80 रुपीज़ पर डॉलर। इतना बढ़ गया है, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे? सर हमारे एक तरफ देखा जाए तो हमारे एक्सपोर्ट्स ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन सर अगर हम दूसरी ओर पे देखें तो सर हमारी परचेजिंग पावर है वो ज़रूर डिक्लाइन हो जाएगी। अच्छा हंसराज कॉलेज से पढ़ी हैं, कुछ एलुमनाई के नाम बताएंगे आप? एलुमनाई जो फेमस एलुमनाई है शाहरुख खान के अलावा? सर अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप, और कोई? सर रणविजय सिंह। ग्लोबलाइजेशन का महिलाओं के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सर ग्लोबलाइजेशन का महिलाओं का दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। सर पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ा है कि ग्लोबलाइजेशन से महिलाओं की एजुकेशन जो है वो काफ़ी स्तर पे इम्प्रूव की गई है, उनकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव करी गई है। चलिए, एक बहुत ज़्यादा बातें होती हैं महिला सशक्तिकरण की, है ना, वीमेन एम्पावरमेंट की। ऐसा देखा गया है कि महिला सशक्तिकरण की वजह से विवाह जैसी संस्थाएं विखंडित होते जा रही हैं। सर कौन सी संस्थाएं? मैरिज इंस्टीट्यूशंस वो टूटती जा रही हैं वीमेन एम्पावरमेंट की वजह से। क्या आप इससे सहमत हैं? सर नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर। कैसे? सर आज भी मैं ज़रूर ये चीज़ मानती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ है कि आजकल की जो महिलाएं हैं वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करती हैं, इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन सर आज भी मैं मानती हूँ कि हमारे देश में जो विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको अभी भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र लिया जाता है। लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है वो तो यही शो कर रहा है कि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन जो है भारत में तलाक की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सर तलाक की दर बढ़ी है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि अभी भी है, मतलब हम एक मैरिज इंस्टीट्यूशन को बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड मानते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अभी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बड़ा चर्चा में है, क्या है ये? सर सॉरी, मैं इस बारे में अपडेट नहीं हूँ। अभी G7 की मीटिंग हुई थी जर्मनी में, तो उस G7 के मीटिंग में भारत को भी एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था। वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है, आपको पता है कुछ उसके विषय में? सर सॉरी। ब्लैक स्वान एक इंसिडेंट है
इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा इस चीज़ को मेंशन किया गया है। क्या आप जानते हैं क्या होता है ब्लैक स्वान की घटना? सॉरी सर। राष्ट्रीय मिशन जो पोषाहार मिशन है 2.0, यस। क्या इसके फीचर्स क्या क्या है? सर इसके फीचर्स ये हैं कि जो हमारी महिलाएं और मेल न्यूट्रिशन जो हमारी कंट्री में है, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेल न्यूट्रिशन हमारी कंट्री में है, इसमें अंडर नरिशमेंट और वेस्टिंग जैसी समस्याएं हैं, उनको दूर करने की बात करी गई है। और इसमें सर अब जो है मिड डे मील स्कीम को भी इसी में शामिल कर दिया गया है, ताकि जो हमारी मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करी जा सके। इंडिया में मेल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा है सर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th रिपोर्ट आया। यस सर। उसमें खास करके महिलाओं के विषय में जो टिप्पणी की गई बड़ी प्रतिकूल रिपोर्ट आई है। आप बता सकती हैं, जैसे उसमें आप मैरिज एज को लेकर के, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के कुछ उसमें मेंशन किया गया पॉइंट्स, कुछ आपको पता है उसके विषय में? सर उस रिपोर्ट के बारे में नहीं पता है, सॉरी सर। आपने उसमें आपके डेफ में था कारपोरेट गवर्नेंस। यस सर, मेरा सब्जेक्ट है। यस सर। तो कारपोरेट गवर्नेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और वो गुड गवर्नेंस से कितना सिमिलर है और कैसे उससे वेरी करते हैं, जरा बताइए। सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहूँगी। कारपोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स बता दीजिए। सर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं कारपोरेट गवर्नेंस के। सर मैं माफ़ी चाहूँगी। अच्छा, कारपोरेट गवर्नेंस इस ओपन मार्केट एरा में क्यों इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं? सर हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, जिस वजह से हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई भी स्टेप ऐसा लेता है तो वो पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी पे प्रभाव डाल सकता है, जिस वजह से ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और कोई पॉइंट वाइज बताना चाहेंगे कुछ? सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क मिटिगेशन में कारपोरेट गवर्नेंस की क्या भूमिका है? सॉरी सर। कारपोरेट गवर्नेंस को कई बार माना जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनसीन फोर्स की तरह कार्य करता है, इसके बारे में सोच सकती हैं? सर मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ, जिस वजह से मैं आपके उत्तरों का आंसर नहीं कर पा रही हूँ। कारपोरेट गवर्नेंस नहीं जानती? मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर। कारपोरेट गवर्नेंस एथिक्स जानती हैं? यस सर। एथिक्स बता दीजिए, कारपोरेट गवर्नेंस की क्या क्या एथिक्स हैं? सॉरी सर, मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। डायरेक्ट टैक्स कोड पढ़ा है आपने? यस सर। क्या है डायरेक्ट टैक्स कोड? सर जो डायरेक्ट टैक्स हमारी इनकम पे लगता है उसके क्या क्या प्राविधान होने चाहिए वो इस कोड में बताए गए हैं। क्या कुछ उसके बारे में बताइएगा। सर जैसे कि 5 लाख तक की इनकम है वो टैक्स फ्री रहेगी, उसके बाद जो हमारे स्लैब्स है वो बढ़ते जाएंगे, 5 लाख से लेकर 10 लाख का जो टैक्स स्लैब है वो 5% हो जाएगा। इंटरनेशनल फिनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है आपने? यस सर। तो इंटरनेशनल फिनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सर ओवरऑल इकोनॉमी को स्टेबल रखना, इन्फ्लेशन से दूर रखना इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और सर किसी भी इकोनॉमी, तो एक पर्टिकुलर कंट्री का हो जाएगा ना, हम इंटरनेशनल पूरी इकोनॉमी ही स्टेबल रहे, क्योंकि सर जैसे सर ने बोला कि हमारी पूरी इकोनॉमी जो है इंटरकनेक्टेड है। अगर किसी भी एक इकोनॉमी में ऐसी समस्या आएगी तो बाकी इकोनॉमी पे सर उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो एक आपको एक सरकार जो एक अपॉर्चुनिटी देती है, और चूँकि आपने उसमें पीजी किया हुआ है इंटरनेशनल फिनेंशियल मैनेजमेंट में, और जो इस तरह की सिचुएशंस अभी आ रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका में इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है और उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड लेवल पे पड़ सकता है, तो अगर इंडिया को उससे बचाना हो तो आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन देना चाहिएगा? सर सबसे पहला सजेशन तो यही है, इंडिया को अपने फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। जैसा कि हमने देखा था 1991 में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, जिस कारण हमें IMF से और वर्ल्ड बैंक से जो है वो लोन लेना पड़ गया था। तो एक रीज़न तो सर मैं ये बताऊंगी फॉरेक्स रिजर्व जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। दूसरी सर कोई भी अगर गवर्नमेंट जो हमारी कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हम चूक नहीं सकते हैं सर। और जो फ्री बीज की पॉलिसी जब भी हमारे देश में चल रही है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितनी हेल्पफुल है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर इसका दोनों ही है, होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए सर। जैसे कुछ वर्ग हमारे हैं जो काफ़ी सारी चीज़ों को, बेसिक नीड्स को सर प्रोवाइड मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो सर ये एक वरदान का काम है। लेकिन हम वहीं अगर देखा जाए तो अगर फ्री बीज देने की आदत अगर लोगों को पड़ जाएगी तो सर वो मेहनत ही करना छोड़ देंगे। आप हंसराज कॉलेज की भी विद्यार्थी रही। यस सर। और आपने
बीकॉम के दौरान हिंदी भी पेपर आपको पढ़ाया गया होगा। सर बीकॉम, यस सर, यस सर। जो हिंदी के जो उद्भव और विकास की जो प्रक्रिया है, आप बता सकते हैं कि हिंदी भाषा किस भाषा से इसका उद्भव हुआ है? सर संस्कृत भाषा से, सर मैं श्योर नहीं हूँ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। जैसे हम कहते हैं संस्कृत भाषा से हिंदी का उद्भव हुआ है, यानी मैं अपने ग्रैंड फादर का मतलब अपने पिता का नाम लेकर के मैं बहुत पीछे जा कर के अपनी पीढ़ी का नाम ले रहा हूँ, तो ध्यान रखिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में रहा है। सर मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। गांधी जी ने सबसे पहले मैं उस संस्था हंसराज कॉलेज में बहुत सारे उसके जो एनुअल फंक्शन है, आर्य समाज की संस्था है, यस सर। उसका जो मैनेजमेंट है उस पर अक्सर उसके कार्यक्रम होते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आर्य समाज की क्या भूमिका थी? सर स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज की ये भूमिका थी कि उसने हमारे जो वेद हैं, वेद में जो वैल्यूज़ और कब इस्टेब्लिश हुआ, किसने किया था? सर कब इस्टेब्लिश हुआ मैं नहीं याद कर पा रही हूँ, लेकिन ये स्वामी दयानंद के द्वारा 1875 स्वामी दयानंद। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना की, उनकी महत्वपूर्ण कृति का क्या नाम है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं। कॉलेज में उसका यस सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। सत्यार्थ प्रकाश। यस सर। कुछ बताएंगी आर्य समाज के बारे में? सर जैसे कि मैंने बताया मुख्य स्थापनाएं 4 बताइए। सॉरी सर, 4 जो उन्होंने मुख्य अपने पॉइंट जो इस्टेब्लिश किए थे, मतलब बहुत सारे सर बैक टू वेदास, एक पॉइंट मैं अभी याद कर पा रही हूँ, बैक टू वेदास। अच्छा, वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया गया, उसे हिंदू पुनरुत्थानवाद के रूप में भी बहुत सारे हमारे जो क्रिटिक्स करने वाले जो विद्वान हैं उन्होंने उसको देखा। आप इसको किस रूप में देखती हैं? सर क्या आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, मैं समझ नहीं पाई। जो बैक टू वेदास की जो आपने बात की, उसको लोगों ने हिंदू पुनरुत्थानवाद के रूप में देखा, हिंदू रिवाइवलिज्म। ओके ओके सर, ओके। आप उसको किस रूप में देखती हैं? उस पूरा जो सिनेरियो है और जो उनका अपना एक ऑब्जेक्टिव था, तो ये इसे आप किस रूप में देखती हैं? आपकी क्या कमेंट है इस पर? सॉरी सर। अच्छा, लाला हंसराज के बारे में आप जानती हैं? नो सर, सॉरी। हंसराज कॉलेज जिनके नाम पे है, महात्मा हंसराज। हाँ, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन सेक्टर में, कुछ है पता आपको? मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, उनकी फाउंडेशन है सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। आदर्श वाक्य पता है? नो सर। आपके कॉलेज? नो सर। अरे इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आपका कॉमर्स भी है और आजकल आज़ादी की 75 साल में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यस सर। एक बार फिर अलग अलग मंच पर, इंटेलेक्चुअल फोरम पर हिंद स्वराज की चर्चा हो रही है। कब ये रचना आई थी? सर ये कौन सी रचना की सर आप? हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की, जिसकी सोशियोलॉजी के फोरम से लेकर सभी इंटेलेक्चुअल ने लगभग इस पे, अभी जब इसका 1909 में आई थी कृति, अभी इसने 100 साल जब पूरा किया तब भी पूरे बड़े स्तर पे कार्यक्रम हुए। तो हिंद स्वराज आपने पढ़ी नहीं है? नहीं सर। ठीक है, उसके पूरे एस्पेक्ट को हम छोड़ते हैं। आपने वेब सीरीज जो पंचायत 2 देखी है आपने? यस सर। आप SDM अगर बन जाती हैं, आपके सामने इसके माध्यम से एक चैलेंजेस आएंगे, जो ग्राम पंचायत के लेवल पे जो करप्शन है, यस सर, वो किस तरीके से तहसील से लेके ब्लॉक से लेकर के वहाँ तक है, वो एक बड़ा भ्रष्टाचार है। यस सर। उसको आपने कभी विचार किया है? उसको आप क्या, अपनी जो जनता है उसको आप कैसे मुक्त कर पाएंगे इस पूरी ग्राम पंचायत की का जो करप्शन है उसको? सर जैसे कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अगर हम ई-गवर्नेंस का सहारा लेंगे तो इस चीज़ में करप्शन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और दूसरी सर एजुकेशन, अगर हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो करप्शन अगर कोई करता भी है तो वो लोगों से सवाल करेंगे। सरकार आजकल कहती है कि कभी हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 1 रुपये में से 15 पैसे पहुँचते हैं, आज हमारा पूरा पहुँच रहा है। क्या वो पहुँच रहा है तो क्या पूरे का जो पैसा है वो उसका पूरा विकास हो रहा है? भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? नहीं सर, मैं ये नहीं कहूँगी भ्रष्टाचार खत्म हो गया। डिजिटल टेक्निक का पूरा प्रयोग किया गया, उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। सर हर उसमें लूप होल्स तो होते हैं, मैंने वही बोला कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल हमारे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ कोई पॉइंट्स आप बता पाएंगे कि कहाँ किस लेवल पे फॉल्ट हो रही है? जैसे बहुत सारे ऐसे भी सर बिहेवियरल चेंज, लोग बदलना ही नहीं चाहते हैं।
लोगों को लगता है ये हमारे सिस्टम का ही पार्ट है। ग्राम पंचायत की जो पूरी अवधारणा है उसको आप सकारात्मक देख रही हैं या नकारात्मक, या उसमें सुधार, तो क्या सुधार होने चाहिए? सर सकारात्मक ही है। अगर हम ग्राम पंचायत पे बात ही नहीं करेंगे तो सर हमारा ग्रास रूट लेवल जो होता है वही डेवलप नहीं होगा, तो हमारी आगे की इकोनॉमी और आगे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। अभी की रिपोर्ट आपने देखी है कि जो इधर पिछले 1-2 सालों में जो ग्राम पंचायत के लेवल पे जो करप्शन है उस पर जिन लोगों ने सर्वे किया और उस पर रिपोर्ट आई है? नहीं सर, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है। एक सांस्कृतिक जो उत्तर प्रदेश के जो स्थल है उनका जो ऐतिहासिक महत्व है वो कौन कौन से हैं? सर आप उसको इंग्लिश में मुझे बता सकते हैं? कल्चरल जो हमारे हेरिटेज हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से हैं? सर ताजमहल और सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है? यस सर। सबसे फेवरेट थिंकर कौन है आपका? सर एम.एन. श्रीनिवास एंड जी.एस. घुरे। घुरे। श्रीनिवासन संस्कृताइजेशन। यस सर। आपको लगता है संस्कृताइजेशन, वो तो पता ही होगा संस्कृताइजेशन क्या है, yes. क्या अभी रिलेवेंट है? 2022 में हम लोग बात कर रहे हैं तो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या अभी भी प्रासंगिक है, रिलेवेंट है? यस सर, बिल्कुल है। कैसे? सर अभी भी हमारे जैसे ट्राइबल्स हैं वो अभी भी काफ़ी पिछड़े वर्ग में रह गए हैं, तो वो लोग भी कोशिश करते हैं सर, संस्कृताइजेशन का ही माध्यम उन्होंने अपनाया है अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए। अच्छा, अभी जैसे बहुत सारे नए बच्चों में, यूथ में देखा जा रहा है कि प्रेशर बहुत आ रहा है और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, और बड़ा आश्चर्यजनक एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 2 सालों में जो सुसाइड करने वाला जो सबसे पहला शहर था वो बेंगलोर था। शॉकिंग, किसान और वो नहीं। यस सर। ऐसे में चूंकि आप लोग सोशियोलॉजी में ये सब चीज़ें, आपने दुर्खाइम को भी पढ़ा होगा, सुसाइड पे उसके पॉइंट हैं, आप किस तरह इसके एक सोशियोलॉजी की जानकार होने के नाते भारतीय युवाओं में बढ़ता जो डिप्रेशन है, द डिप्रेशन इंक्रीजिंग इन यूथ बेसिकली, इसको किस तरह देखती हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? सर भारतीय युवा जो है सर बहुत ज़्यादा ही चीज़ों में उलझा हुआ है, उसको सर पता ही नहीं है कि ये करूं वो करूं, और कभी बार सर ऐसा होता है कि वो कोई चीज़ करता है उसमें असफल हो जाता है तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसको घर परिवार से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें अगर झेलनी पड़ती हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और सर हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इतने भागदौड़ में बच गई है कि सर हम खुद के बारे में ही नहीं सोच पाते हैं, जिस वजह से हम डिप्रेशन का शिकार और अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ओके, अभी उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे हैं? सर अभी वर्किंग में 3 हैं सर, वर्किंग में 3 हैं एंड 5 प्रपोज्ड हैं। कहाँ कहाँ से 3 वर्किंग कौन से हैं? सर एक आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, एक लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एंड सर अभी रिसेंटली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 16 जुलाई को इनॉग्रेशन हुआ है, एंड सर गंगा एक्सप्रेसवे प्रपोज्ड है। अच्छा, तो कितनी लेंथ होगी एक्सप्रेसवे की उत्तर प्रदेश में? एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ कितनी हो गई है यूपी में? सर टोटल लेंथ ऑफ ऑल एक्सप्रेसवे कंबाइंड, सर दैट आई डोंट नो, आई एम सॉरी सर। अच्छा, यूपी में कितने गांव हैं कुल? सर सॉरी सर। मैंने देखा कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक एक्सपोजर देती है, आप जिस कॉलेज से हैं बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, और एक मेट्रो सिटी के बाद आपने प्रेफरेंस पूरी भरी हैं, जब आपके पास पोस्ट आएगी तो सारा भरेंगी या कुछ खास पद ही भरेंगी? सर मैंने सारी प्रेफरेंसेस भरी हैं। तो आपको लगता है आप गांव में काम कर पाएंगी? यस सर, मैं बिल्कुल गांव में काम कर पाऊंगी, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल हैं, कई जगह पर आपको आश्चर्य होगा सड़क भी नहीं होगी। मैं जानती हूँ ये सर। सर मेरा खुद का एक छोटा सा गांव है, मेरी माँ और मेरे माँ बाप दोनों ही गांव से रहे हैं, और सर मैं कभी कभी वहाँ भी जाती हूँ, तो मुझे गांव में नौकरी चलिए मान लीजिए आप किसी पद पे हैं और उसके बाद, मैं एसडीएम नहीं, मैं 4600 की ग्रेड पे मान लीजिए कुछ वर्क मिल रहा है आपको, और आप जब जिस जगह पे हैं वहाँ पे थोड़ा पितृसत्तात्मक सोच ज़्यादा है, पैटर्नल जो सोच है, मेंटेलिटी वो ज़्यादा है। आप गई वहाँ समझाने, लोगों ने वहाँ विरोध, पूरा गांव आपके खिलाफ हो गया, क्योंकि आप पैट्रियार्कल सोसाइटी और उसकी थॉट के खिलाफ नहीं जा सकती। आप चाहती हैं लागू हो और आप अकेले, लगभग अकेले पड़ गई हैं। ऐसे हालात में कैसे अपने आप को आप वहाँ प्रूव करेंगी? मुझे तो पंक्तियाँ याद आ रही हैं, आपकी इजाज़त हो तो मैं बोल सकती हूँ। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, यू कैन गो नाउ।